आज हम लोग स्टार्ट सेक्शन 21 से करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक ऑफ लॉ। सेक्शन 21 कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कोई लॉ की दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई, गलती से लिख गया है, तो उसमें कोई वो इलीगल या वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर वो उस लॉ को हम लोग सही करके फिर से वो एग्रीमेंट यूज में ला सकते हैं। फिर सेक्शन 22 हमको बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it caused by one of the parties is to be under a mistake as to a matter of fact। सेक्शन 22 हमको ये कहता है कि किसी एक पार्टी को कोई मैटर या फैक्ट नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते। वो चीजें बता के आपस में फिर से हम वो एग्रीमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। फिर सेक्शन 23 हमको बताता है व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट। कौन सा कंसिडरेशन, आपको पता है कि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कौन कौन से कंसिडरेशन, तो इसमें हमें 5 पॉइंट्स बताया गया है। कंसिडरेशन, कोई इलीगल या लॉ जिसको मना करता है, अगर वो चीज कंसिडरेशन में, तो वो इलीगल कंसिडरेशन मानी जाएगी। एंड डिफीटेड प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ के बाद वो आप ऐसा कंसिडरेशन दे रहे हो या कर रहे हो जो लॉ को तोड़ता है। फिर फ्रॉडलेंट, कोई फ्रॉड हो उस कंसिडरेशन में। फिर वो इसमें लिखा है इम्प्लाइज इंजरी टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी, आपका कंसिडरेशन किसी अदर पार्टी को इंजरी दे रहा है या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा रहा है। कोर्ट्स रिगार्ड्स, कोर्ट की नज़र वो इमोरल है, समाज और सोशल के लिए पब्लिक पॉलिसी में वो अहित करता है, तो वो कंसिडरेशन इलीगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन था। फिर सेक्शन 24 हमको बताता है एग्रीमेंट्स वॉइड if consideration and objects unlawful is part, if any part of single consideration of for one of more objects or any part of one several considerations for single objects is unlawful, the agreement is void। सेक्शन 24 हमको ये कहता है एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल, अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट उसके अनलॉफुल हैं तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। फिर सेक्शन 25 बताता है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज राइटिंग एंड registered or is a simple promise to compensate something done or is a promise to pay debt barred by limitation law। सेक्शन 25 हमको ये बताता है कि एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हो ही नहीं सकता। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इलीगल या वॉइड ही होगा। लेकिन उसमें 2-3 सिचुएशंस हैं। देखिए, पहले जैसे इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग रजिस्टर्ड अंडर लॉ बीइंग इन फोर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इज मेड अकाउंट ऑफ नेचुरल लव। ये देखिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो पहला पॉइंट है कि अगर वहां पे आपका नेचुरल लव और अफेक्शन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका रिलेटिव है, तो उस सिचुएशन में जरूरी नहीं कि आप कंसिडरेशन दो। फिर दूसरा है इट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट और पर्सन इज ऑलरेडी वॉलेंटरी डन समथिंग। दूसरा पॉइंट बताता है कि सामने वाले पार्टी ने पहले ही आपके लिए कुछ कर दिया, आपने नहीं किया, तो उस सिचुएशन में एग्रीमेंट के साथ कंसिडरेशन करना जरूरी नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट बेसिकली ये बताता है इट इज प्रॉमिस मेड इन रिटन एंड साइंड पर्सन टू बी चार्ज देयर और इज एजेंट जनरली स्पेशली ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ टू पे होली और पार्ट इन डेप्थ। आपसे किसी ने डेप्थ ले रखा है, फिर एग्रीमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में नहीं है कि आप एग्रीमेंट करो फिर उसके साथ कंसिडरेशन करो। फिर सेक्शन 26 हमको बता रहा है एग्रीमेंट इन रेजिस्टेंट ऑफ मैरिज। अगर कोई मैरिज करने या न करने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट करा रहा है तो उस एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती, वो वॉइड होता है अनलेस इन द माइनर। अगर वहां पे माइनर है तो उसकी थोड़ी वैलिडिटी रहेगी। फिर सेक्शन 27 हमें बताता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है कोई बिजनेस या ट्रेड को ना करने के लिए तो वो भी वॉइड होगा।
फिर सेक्शन 28 बताता है हमको एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। एग्रीमेंट सेक्शन 28 सिंपली ये कह रहा है कि कोई आपके साथ एग्रीमेंट कर ले लीगल प्रोसीडिंग या लीगल वर्क को रोकने के लिए, तो वो भी वॉइड होगा। ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रिफर आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट एनी अराइज, सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रिफर क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। ठीक है, तो ये सब चीजें फिर आगे देखते हैं हम लोग। सेविंग ऑफ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक, फिर सेक्शन 29 एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, एग्रीमेंट्स the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। एग्रीमेंट्स ऐसा हो जाए कि वो चीज करने किया ही नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी की होगी कि अगर कोई सामने वाली पार्टी कह रही है कि अगर बारिश होगी नहीं होगी, आंधी तूफान आएगा तब मैं एग्रीमेंट करूंगा, तो वो सब वॉइड माना जाएगा। फिर सेक्शन 30 आता है। सेक्शन 30 हमको बताता है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेगर वॉइड, एग्रीमेंट्स बाय वे of waiver are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any waiver or instructed to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which waiver is made। सेक्शन 30 हमको ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट आप सट्टा पे या कोई 3 पत्ती या ताश में कोई ऐसा गेम हो जिसमें अनसर्टेनिटी हो, जुआ हो बेसिकली, तो उस वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, उस पर कोई भी सूट और चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज हम सेक्शन 30 तक देखे हैं, इसके बाद 31 से हम लोग 40 तक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।